आप देख रहे हैं एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज मैथमेटिक्स क्लास 10 को। भले ही इसके पहले वाले वीडियो को आपने देखा होगा, किंतु उस वीडियो में हम लोग केवल चर्चा किए हुए हैं जो ऑप्शन होगा उसी के बारे में। कैसे आया, कैसे इसका सॉल्यूशन तैयार किया गया, पूरे स्टेप्स का एक्सप्लेनेशन उसमें कुछ भी नहीं किया गया था। केवल 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर है उसको बता दिया गया था। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग विस्तार से विथ फुल एक्सप्लेनेशन चर्चा करेंगे और सॉल्यूशंस को देखेंगे कि किस तरह से एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज मैथमेटिक्स क्लास 10 को सॉल्व किया जा सकता है। आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि क्लास 10 का एमसीक्यू एडाप्टेशन पैकेज का जो क्वेश्चन बनाया गया है वह क्लास 9 और 10 दोनों को लेकर बनाया गया है। इसलिए जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लास 9 के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और 10 के भी मिलेंगे। और यह भी याद रखिए कि माध्यमिक 2022 का जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसमें 30 to 35% सिलेबस का रिडक्शन हो चुका है और उसमें ट्रिग्नोमेट्री है नहीं। फिर भी आपको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब जाके आप इस एडाप्टेशन को बढ़िया कर पाएंगे और 12 नवंबर के एग्ज़ाम को बढ़िया रिजल्ट के साथ क्रैक भी कर पाएंगे। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यह दिया गया क्लास 9 का पॉलिनोमियल से, जिसमें आप रिमाइंडर थ्योरम जानते होंगे, भागशेष प्रमेय। पेज नंबर 105 में अगर आप किताब को देखेंगे तो पता चलेगा, जिसके तहत आप जानते हैं कि कोई भी पूर्ण रूप से भाग दे देता है तो रिमाइंडर नहीं मिलेगा। रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। तो इसी कंसेप्ट को लेकर हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है, देखेंगे और पुट करके देखेंगे कि उसकी जो रिमाइंडर थ्योरम के तरह जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें रिमाइंडर कितना आता है उसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि पॉलिनोमियल जो है वह डिवाइड करेगा, विभाजित कर दिया जाता है, तो शेषफल क्या है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार से हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो उसके पहले 0 निकाल लेते हैं, मतलब x-1 जो भी दिया गया है, जो भाग दे रहा है उसका 0 निकाल लेते हैं, शून्य निकालते हैं। तो x-1 बराबर 0 लिखते हैं तो x बराबर कितना हो गया? 1। तो इसका मतलब हो गया x-1 का शून्य कितना हो गया? 1। अब इस 1 को x के जगह में प्लेस करेंगे, x के जगह में लिखेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। तो आप देखिए सारा कैलकुलेशंस करने के बाद में 9 - 3 आता है, तो 9 में से 3 गया तो कितना हो गया? 6। तो इस तरह से आपका आंसर इसमें सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है, चूज़ कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यह भी रिमाइंडर पॉलिनोमियल, यह क्वेश्चन पॉलिनोमियल से है। रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन पहले वाला था 1 नंबर, अब है पॉलिनोमियल का 0 निकालना। 0 निकालना आप देख चुके हैं, किंतु जब एक से ज़्यादा हो गुणनखंड करके तैयार करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे साइड में गुणनखंड किया जा रहा है, x² + 2x - 8, इसको गुणनखंड करेंगे, बीच वाला मिडल टर्म फैक्टर 2x को 4 और 2 में तोड़ दिया, गुना करने से 8 मिल रहा है ना। तो x निकाल लिए कॉमन पहले वाले में, तो कितना हो गया? x पहला वाला और 4x का x निकल गया तो केवल 4 बचा। तीसरा और चौथा में देखिए 2 निकल गया, माइनस साइन, तो 8 के पहले जो माइनस साइन है वो प्लस हो गया, तो 8 4 में बदल गया, 4 × 2, तो 2 बाहर निकल गया, तो x + 4 कॉमन निकल गया, तो x + 4 × x - 2 = 0 हो गया। अब दोनों = 0 है, तो x + 4 = 0, तो x = कितना हो गया? -4, और x - 2 = 0, तो x = कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू -4 भी होगा और x का वैल्यू 2 भी होगा, तो यही इसका शून्य कहलाएगा। तो x² + 2x - 8 का शून्य कितना हो जाएगा? -4 और 2 हो जाएगा। तो आपके पास सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ऊपर में देखिए सी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यह क्लास 9 से है, आप जानते हैं इसको भी।
इसमें आपको संभावित हल बताना है, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही दिया गया है। जो समीकरण का समाधान आप करते हैं, विलोपन, तुलनात्मक, स्थानापन्न और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सारे मेथड से ही वाला चैप्टर ही है। तो इसमें देखिए बताना है कि संभावित मान क्या हो सकता है एक्स और वाई का। तो सबसे पहला काम आप देख लीजिए, 2x + 3y = 0, तो 2x = -3y, तो x बराबर कितना हो गया -3/2 तैयार कर लिए। y का वैल्यू बैठा दीजिए, y का वैल्यू 0 बैठाइए, 1 बैठाइए, 2 बैठाइए, इस तरह से यही ऑप्शन वहाँ पे y का वैल्यू में दिया गया है, उसको आपने चूज़ कर लिया। चूज़ करके बैठा के देख रहे हैं तो y के वैल्यू जब 0 बैठा रहे हैं तो x का वैल्यू 0 आ रहा है, y के वैल्यू 1 बैठा रहे हैं तो x का वैल्यू -3/2 आ रहा है, y की वैल्यू 2 बैठा रहे हैं तो -3 आ रहा है। तो यह वाला ऑप्शन आपके पास में ऊपर में दिख रहा है, x = -3, y = 2, मतलब 3 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन बी सही उत्तर आ रहा है। तो इस तरह से संभावित आपका जो उत्तर होगा उसको चुनना था। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। यह क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका लॉ ऑफ इंडिसेस से रिलेटेड है। ठीक है, या क्लास 8 भी बोल सकते हैं आप, किंतु लॉ ऑफ इंडिसेस क्लास 9 से है तो इसीलिए मैं उसको बोल रहा हूँ। इसको पहले आप स्प्लिट कर लीजिए, तोड़ लीजिए, दो से लॉ से जैसे निकालते हैं तो 2 2 2 कितना बार हो जाएगा 4 बार, 3 3 3 कितना बार हो जाएगा 4 बार, तो 2 × 3 है ना, 2 × 3 ⁴ इसका मतलब हो गया 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, सी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पर फिर जीरोज़ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि जो एक्सप्रेशन आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से किसकी जीरोज़ 0 होगा, -1 होगा और +1 होगा, बताना है। तो मैंने निकाला x² - x = 0, तो x × x - 1 = 0, तो x बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा और x बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ही क्यों निकला? तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो पहले ही देखकर ही आप पहचान कर लेंगे कि 3 अगर जीरोज़ आ रहे हैं तो जिसका पावर 3 होगा, कॉमन ले लिए x, तो x² - 1 = 0, तो x² - 1 मतलब हो गया a² - b² का फॉर्मूला में, तो a + b × a - b, तो तीनों इंटू में हो गया। कैसे हो गया? x × x + 1 × x - 1 = 0, तो x = 0, x = -1 और x = 1, तो ये वाला ऑप्शन आपका ऊपर में मिल रहा है। ठीक है, तो बी नंबर 5 का बी नंबर सही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाद वाला देखेंगे तो उसमें x² निकलेगा, तो x² = 0, तो x का 0 0 2 बार होगा, x का वैल्यू x - 1 = 0, तो x = 1 होगा। उसी तरह से इधर में लीजिएगा तो x² = -1 होगा, तो x = √-1 हुआ। तो यह थोड़ा कम्प्लेक्स हो गया, यह हायर क्लासेस में आप इसको सीख पाएंगे। ठीक है, आई का यूज़ करना हो सारा चीज़। आप अपनी स्क्रीन पर थंबनेल देख पा रहे होंगे, मैथ्स का थंबनेल देख पा रहे होंगे, जिसमें केवल आंसर ही टिक करके बताया गया है। काफ़ी छोटा वीडियो है, इसको भी जाकर आप अगर केवल आंसर चाहते हैं तो आंसर देखकर टिक करके लिख सकते हैं। नहीं तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में कुछ स्कूल बोलते हैं कि नहीं, आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर को भी सबमिट करना है, टिक करके दीजिए, साथ साथ में आंसर भी, सॉल्यूशन भी करके दीजिए, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह वास्तव में आप देख पा रहे होंगे रियल नंबर, जो आप एक्सरसाइज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ 1 वेरिएबल वाला पार्ट, उससे दिया गया है। ठीक है, क्लास 10 का पहला एक्सरसाइज से दिया गया है, जिसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, और डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आपको निरूपक को निकाल कर सारा ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a = 0 नहीं है, चीज़ को दिखाते हैं। जब आप देखते हैं कि b² - 4ac = 0 है, तो इसके जो मूल होंगे वास्तविक और समान होते हैं। ठीक है, जब b² - 4ac > 0 होगा तब वास्तविक और असमान होंगे मूल, और जब b² - 4ac < 0 होगा तो कोई वास्तविक मूल
प्राप्त नहीं होगा। तो यह रिलेशन आप जानते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 के साथ में तुलना करके A के जगह में 1, B के जगह में -4 और C के जगह में 1 को दिखाया गया है। तो अगर हम कंसिडर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, तो हमारे पास B² माइनस 4AC का वैल्यू जब बैठाएंगे यहाँ पे तो 12 निकलेगा, और 12 जब निकला तो वह 0 से बड़ा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 से ज़्यादा है। तो इसका वास्तविक जो रूट होगा वह रियल होगा और अनइक्वल होगा, मतलब असमान होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप ध्यान से पूरे नियम को समझ के रखिएगा। आप अपने बुक में चाहें तो पेज नंबर 24 में जाकर देख सकते हैं। 7 नंबर में आपको समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लॉसा निकाल लीजिए। लॉसा निकालते ही आप देख रहे हैं अंश में x-3 फिर -1 हो जाएगा और नीचे में हर में x इंटू x-3 हो जाएगा। लॉसा निकाल लिए, उसके बाद में ऊपर में जोड़िएगा, अंश में तो x-4 और नीचे में x इंटू x-3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब x बराबर 4 हो गया। तो सही ऑप्शन 7 का C हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि पता चल जाए कि आपको समझने में दिक्कत कहाँ पर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 से क्लास 10 से दिया गया है, और आप जब रूट्स निकाल रहे हैं, अल्फ़ा बीटा इस तरह से दो मूल रहते हैं, तो मूल है आपके पास जो समीकरण दिया गया है द्विघात समीकरण, उसमें पहला है मूल अल्फ़ा और दूसरा है बीटा। तो आप साइड में देख लीजिए, लिखा हुआ है x² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0, जहाँ पर A 0 के बराबर नहीं है। तो A कितना है, 3 है, B कितना है, 5 है, C कितना है, 2 है। इसको स्टैंडर्ड समीकरण से हम लोग तुलना करके 3x² प्लस 5x प्लस 2 में से निकाल लिए A B C का वैल्यू कितना है। तो आप जानते हैं मूलों का योगफल जो होता है वह -b/a होता है, और मूलों का गुणनफल जो होता है वह c/a होता है। तो उसी रेस्पेक्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग निकालिए -5/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा 2/3 निकाल लिए। अब आपके पास जो दिया गया है जिसका वैल्यू निकालना है 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा लिख लिए। तो लॉसा निकालने से देख लीजिए इतना हो गया, बीटा माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा बीटा। तो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर करके स्क्वायर रूट बैठा दिए, क्योंकि होल स्क्वायर बैठाने का मतलब है कि स्क्वायर रूट इसका गायब हो जाएगा। और जैसे होल स्क्वायर बैठा दिए तो मुझे याद आया कि मेरे पास जो वैल्यू दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा में दिया गया है, इसीलिए आप a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस वाले रेस्पेक्ट में, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं। तो उस फॉर्मूला को आपने लिख दिया, और जैसे लिखा तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू बैठा दिया और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू बैठा दिए। कैलकुलेशंस करते जा रहे हैं तो -5/3 होल स्क्वायर मतलब 25/9, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 4 और 2 गुना हो गया तो 8/3 हो गया। लॉसा निकालें ऊपर में तो 25 माइनस 24/9 हो गया, और पूरे के नीचे में 2/3, तो कितना हो गया ऊपर में तैयार हो गया आपका 1/9। तो दोनों का वर्गमूल जब निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस 1/3 हो गया, और नीचे में 2/3 हो गया। पलट गया तो 1/3 इंटू 3/2, 3 कट गया, तो अल्फ़ा माइनस 1/बीटा का वैल्यू निकल गया प्लस माइनस 1/2। तो आप ध्यान से देखिए, तब आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है ए नंबर, तो ए नंबर को आप टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। यह क्लास 9 से दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है ax प्लस बी इक्वल टू 0, और a b 0 नहीं हो सकता है। तो बताना है कि पैरेलल टू x एक्सिस होगा या पैरेलल टू y एक्सिस होगा, या ओरिजिन से पास होगा या ओरिजिन से पास नहीं होगा, मूल बिंदु से पास नहीं होगा। इस ग्राफ के लिए बताना है। आप सीधा समझ लीजिए, यहाँ पर y नहीं है। अगर y नहीं है मतलब y 0 0 ही होगा। अगर y 0 0 होगा तो पैरेलल टू x एक्सिस ही होगा। ठीक है, अगर ए वाई प्लस बी होता और बोला जाता तब वह किसके, y के पैरेलल होता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे साइड में बना के दिखा दिया गया है। देखिए y हमेशा 0 ही रहेगा। 10 नंबर को देखिए, 10 नंबर दिया गया हाइट
डिस्टेंस वाला फॉर्मूला से। ठीक है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हम लोग पॉइंट्स को मान लिए हैं x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला आप जानते हैं, और इसकी वैल्यू दी हुई है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 है, 5 यूनिट बैठा दिए फॉर्मूला में। फॉर्मूला में देखिए x2 के जगह में बैठा दिए उसका वैल्यू 3, और x1 के जगह में x को, y2 के जगह में -3 को, और y1 के जगह में -7 को। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पहला वाला को एक्सपांड कर दिए a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो कितना हो गया 9 - 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 हुआ, तो 4 4 16 हो गया। 25 25 नेक्स्ट लाइन में कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन निकाल लिए तो कितना होगा x इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0, और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इससे क्या निकलेगा x इक्वल टू 6। तो x का मान 2 हो गया, एक 0 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, यह भी क्लास 9 से है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से दिया गया है। आप जब शुरू करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसके पहले वाले एक्सरसाइजेज में यह कंसेप्ट दिया गया है, जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ वाई को हम लोग तुलना करते हैं, और तुलना करके लिखते हैं। अगर यह समाधान नहीं होगा तभी a1 a2 b1 बाई b2 इस तरह से इक्वल टू होगा बोलकर हम लोग जानते हैं। यह नियम है जिसको आप याद कर लीजिएगा। तो x के पहले r है, नीचे वाले में 4 माइनस r है, बैठा दिए। y के पहले कॉफिशिएंट -3 और नीचे वाले में -1 है, बैठा दिए। माइनस माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो देखिए r हो गया, और 3 गुना किया 4 को 12, और 3 गुना किया r को तो -3 है ना। तो -3 इधर में आया तो 4 हो गया, 4 बराबर 4, r बराबर 12, तो r बराबर कितना हो गया 3 हो गया। इस तरह से आप कैलकुलेशंस करते हुए चले जाइए। 12 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है, या हाइट एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, इसको आपको सही से समझ लेना है। मैं ये मान लेता हूँ कि आप एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नत कोण या फिर अवनत कोण की कंसेप्ट को जानते हैं। मैं यह मान के ही यह बता रहा हूँ। तो नीचे वाला जो कोण देखिए सी नंबर पे उन्नत कोण कितना है, देखिए x है, या फिर नहीं है, हमको यही निकालना है, या y है, जो भी है, थीटा है, जो भी है, एंगल आप मान लिए। उसके बाद में आप क्या किए, जो छाया है वह बता रहा है कि √3 गुना है ऊंचाई का। तो ऊंचाई अगर मैं x मान लेता हूँ तो मेरा छाया कितना हो जाएगा, √3 गुना x। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं टेन मतलब होता है टेंजेंट, और टेंजेंट मतलब होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे कौन है AB, और आधार कौन है BC। तो लिख दिए टेन एंगल ACB इक्वल टू AB बाई BC। AB का वैल्यू x है, BC का वैल्यू √3x है, तो x कट गया तो 1/√3 हो गया। 1/√3 का वैल्यू जब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि 1030 में 1/√3 होता है। तो 10 कट गया तो एंगल ACB बराबर 30 डिग्री हो गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेशंस करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर देखिए, इसमें दिया गया है, जो डाटा दिया गया, जो तथ्य दिया गया है उसका बहुलक बताना है, मतलब मोड बताना है। आप देख लीजिए, सबसे पहला काम इसमें होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबको सजा लेना होता है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिए। उसके बाद में देखिए किसकी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन किसकी है, तो देखिए जो 2 है उसकी ऑब्जर्वेशन 3 बार है, 3 की ऑब्जर्वेशन 1 बार है, 4 की ऑब्जर्वेशन 5 बार है। मतलब कितनी बार वह दिख रहा है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी है, 4 की 5 बार है, 5 की 2 बार है, 6 की 1 बार है, 7 की 1 बार, 8 का 1 बार, 9 का 1 बार। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 4 सबसे अधिक बार है। इसलिए बहुलक कौन कहलाता है, जिसका सबसे ज़्यादा काउंटिंग रहता है, ऑब्जर्वेशंस रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट से लेकर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यह वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो इसीलिए एकदम धैर्य रखकर देखिए और समझिए पूरे वीडियो को। 14 नंबर क्वेश्चन
मेंसुरेशन से दिया गया है, जिसमें आप देखिए बेलन, धातु से बना हुआ लंब वृत्ताकार बेलन है, उसको गलाकर हम लोग सिक्का बनाएंगे। उसका भी व्यास और ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, तो जब आप बनाएंगे तो बेलन, ठीक है, ठोस लंब वृत्ताकार बेलन है, उसी की मदद से आपको गलाकर सिक्का बनाना है। तो देखिए सिक्कों की संख्या मतलब क्या होगा, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन में आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच यहाँ पे कितना है देख लीजिए 10 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है 4.5 सेंटीमीटर, मतलब हाफ कर देंगे तो 4.2 होल स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर है ना। उसी तरह से आप सिक्का जो बना रहे हैं उसकी मोटाई हो रही है 0.2, तो पाई आर स्क्वायर एच वाला ही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, बैठा दिए, कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए नेक्स्ट वाले लाइन में 0.5 जो है 4 के बाद में, देखिए 4.5 या 1.5 इसका डेसिमल्स हट गया। ठीक है, दोनों का दोनों से कट गया तो इतना बच गया। फिर 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, फिर 2 2 इस तरह से काटते हुए आप देखिएगा ऊपर में 45 होगा और 10 को गुना करेंगे तो 450 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 या आपके पास दिया गया है, यह पूरी क्लास 10 का एक प्रमेय से संबंधित है। पी आर और पी एस वृत्त के स्पर्शक हैं और पी जो बिंदु बाहर है उससे टच करता हुआ स्पर्शक खींचा गया वृत्त में। तो अगर ऐसा है तो दोनों वृत्त पर दोनों जो स्पर्शक होंगे हमेशा बराबर होंगे। तो पी आर दिया गया है या पी एस दिया गया है, आप देखिए तो दोनों बराबर ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है तो पी एस बराबर भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब दो भुजाएं बराबर दिखेंगी तो अगर आप पी आर एस त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज बन गया तो इसका मतलब दो कोण उसके बराबर हो जाएंगे। तो पी आर एस और पी एस आर दोनों कोण बराबर हो गए। जब दो कोण बराबर हो गए तो पूरे त्रिभुज में पी आर एस में तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री आपने बैठा दिया। तो पी आर एस के जगह में पी एस आर लिखिए या फिर पी एस आर के जगह में पी आर एस लिखिए, बात एक ही है क्योंकि दोनों कोणों का मान बराबर है ना। तो आर पी एस के जगह में 60 डिग्री लिख दिए, दिया हुआ है क्वेश्चन में। 180 से माइनस हो गया तो 120 हो गया, तो पी आर एस बराबर कितना होगा 120/2, ठीक है, तो 60 डिग्री। तो देख लीजिए त्रिभुज पी आर एस में तीनों कोण 60-60-60 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी भुजाएं बराबर ही होंगी। तो इसलिए आर एस बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट से लिक्विड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर को। देखिए यह क्वेश्चन बेसिकली क्लास 10 से नहीं है, ना ही 9 से है, तो हायर क्लासेस से दिया गया। फिर भी आप स्ट्रेट लाइन का इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पे जस्ट आप समीकरण लिख लीजिए जो समीकरण दिया गया है, और जो इक्वल टू के बाद में आर है उसको इधर ले आइए ताकि वहाँ पे इक्वल टू 1 हो जाए। फॉर्मेट यही रहता है स्ट्रेट लाइन का, इसलिए इस तरह से हम लोग तैयार कर रहे हैं। और एक्स को अकेला कर देना है तो पी जो है वो नीचे में आ जाएगा तो आर बाई पी हो जाएगा, वाई के नीचे में आर बाई क्यू हो जाएगा। तब क्वेश्चन में बोला गया है एक्स अक्ष के साथ, जब एक्स अक्ष के साथ बोला जाएगा तब आप उस समय में वाई को 0 लीजिएगा। अगर वाई अक्ष के साथ बोला जाएगा तो एक्स अक्ष को 0 लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में वाई अक्ष के साथ बोला गया है तो 0 हो जाएगा एक्स के लिए और वाई के लिए हो जाएगा आर बाई क्यू। अगर एक्स अक्ष के साथ बोला गया रहता तो आप क्या करते हैं, आर बाई पी लिखते और वाई की जगह में 0 लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से उसका जो कटान बिंदु है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर को। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन मज़ेदार है। देख लीजिए दो टेंजेंट खींचा गया है एक सर्कल के डायमीटर पर। ठीक है, तो आप जानते हैं जो भी टेंजेंट खींचा जाता है, जो टेंजेंट जो स्पर्शक खींचे जाते हैं तो स्पर्शक हमेशा क्या होते हैं, लंब पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया स्पर्शक ए बी लंब पर लंब कौन है, एल एम लंब है, या फिर
अगर मैं बोलूँ तो AM लंब है किस पे, LM पे, ठीक है। इस तरह से अगर ये दोनों लंब है तो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, मतलब AB और CD क्या हो गया, समानांतर हो गए, मतलब दोनों स्पर्शक क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं। तो 17 में B ऑप्शन सही होगा, ठीक है, समानांतर। 18 नंबर को देखिए, 18 नंबर में यहाँ पर दिया गया है मध्यक निकालना है, मीडियन निकालना है। तो पहले देख लीजिए, इनको बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिए, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो इसमें गिन कर आप देखिए कुल कितने टर्म हैं। तो कुल मिला के ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 8 हैं। अगर 8 है तो मीडियन जब निकालते हैं तो इवन नंबर हो गया, और इवन नंबर का जब मीडियन निकालते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला देख लीजिए। एवरेज होता है किसका, n/2th टर्म का, और n/2 + 1th टर्म का। मतलब जो टर्म है n/2 पद जो है उसको लेना पड़ेगा। n/2 पद कौन सा होगा, 8/2, मतलब चौथा पद। चौथा कौन सा हो जाएगा, 30 पहला, 34 दूसरा, 35 तीसरा, चौथा हो गया 36, तो 36 हो गया। पांचवा कौन सा हो जाएगा, 37। तो 36 और 37 को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद में जो निकलेगा 73, उसका हाफ कर दीजिए, तो 36.5 हो जाएगा मीडियन, अगर 8 टर्म रहेंगे तो। किंतु क्वेश्चन में नेक्स्ट बोला गया कि 35 जो है उसको हटा दिया गया, तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। जब 7 हो जाएंगे तो 35 रहेगा ही नहीं। तो देख लीजिए 30, 34, 36 रहेगा, और इधर में 37, 38, 39, 40 रहेगा, मतलब कुल मिला के 7 रहेगा। तो 7 अगर टर्म हो गए तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है ऑड रहने से, n+1/2th टर्म, मतलब n+1/2 पद होगा। तो 8/2 टर्म, मतलब चौथा पद। चौथा में कौन सा होगा यहाँ पर, 37। तो 37 हो गया, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, कितनी बढ़ोतरी हो गई मध्यक में। अगर 35 हट जाता है तो कितना चेंज हुआ, तो 37 अभी हो गया, पहले 36.5 था, तो अंतर कितना हो गया, 0.5 का, ठीक है। तो इस तरह से आपको चुनना है और चुनकर सही आंसर को बताना है। तो 0.5, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 19 नंबर को देखिएगा, इसमें दिया गया है लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्ताकार बेलन, ठोस वृत्ताकार शंकु और ठोस गोला है, और इन सब का, गोला मतलब गोलक है, तो त्रिज्या और ऊंचाई समान है इन सब का। तो इनके आयतन का अनुपात निकालना है। तो व्यासार्ध मैंने मान लिया r है, ऊंचाई r है, इस तरह से। तो जो पहला लिख रहा हूँ वह बेलन का आयतन है πr²h, और शंकु का 1/3 πr²h, और गोलक का 4/3 πr², ठीक है। h और r दोनों बराबर है, तो h को मैं r से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो देख लीजिए नेक्स्ट लाइन में, तो पाई कट गया पहला, फिर दूसरे लाइन में r³ हो गया, r³ भी कट गया, तो 1/3 4/3। सबका लसाव निकालिए, नीचे में 3 है तो 3 निकालने से 133 का 3 ही हुआ, तो 3 गुना कर दिया, तो 3:1:4 हो गया। तो आप देख लीजिए यह ऑप्शन किस में है, सी नंबर में है, तो 3:1:4 है, ठीक है। 20 नंबर में देखिए, 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आप देखते ही पहले सोच लीजिएगा कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है, πr, उसके बाद में l+r² यूनिट होगा बोलकर आप सोच लीजिएगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला इसी को याद करते हैं, किंतु क्यों यह फार्मूला आता है इस चीज़ को आपको समझना बहुत जरूरी। 20 नंबर का डायग्राम देख लीजिएगा, इसमें l के जगह में 2l है, h और r ज्यों का त्यों। तो जब हम लोग आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं तो πr² ही हो जाता है, ठीक है। किंतु जब हम लोग पार्श्वतल या वक्रतल का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ही हो जाता है, आप देखिए, वृत्त चाप की लंबाई बटा वृत्त की परिधि गुना वृत्त का क्षेत्रफल, यह होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला का यूज़ करके आपको बनाना है, सारा कैलकुलेशंस करना है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 223 देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर भी मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ 223 का, उसको आप देखकर समझ लीजिए कि किस तरह से जब हम लोग बढ़ाते हैं इसको, तो या डायग्राम जब बनाते हैं तो जो 2πr हो गया,
वह वृत्त आपकी लंबाई हो जाएगी और परिधि जो होगी वह 2 पाई एल के जगह में 2 पाई 2l होगा, ठीक है। और पाई एल स्क्वायर के जगह में 2l होल स्क्वायर होगा। तो आप देखिए कैलकुलेशन जब करते हैं तो कैलकुलेशन करने के अंदर पाई एल 4 पाई कट गया, एल कट गया तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। इसका मतलब आप देख लीजिए समग्र तल का क्षेत्रफल जब जोड़ते हैं तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एल वर्ग इकाई, पाई आर को कॉमन ले लिए तो आर प्लस 2l होगा वर्ग इकाई। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर ई ऑप्शन बैठा लीजिएगा और जो ऑप्शन आपका इसमें निकल रहा है उसको दिखाइएगा, ठीक है। तो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ कि 2 to 3 पेज में आपको देखकर अपनी किताब को समझ लेना है। डायग्राम भी मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। एल और 2l तिर्यक ऊंचाई रहेगा तो अलग अलग उसका समग्र तल का क्षेत्रफल या वक्र तल का क्षेत्रफल होगा ही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्लास 9 से दिया गया है। साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप विलोपन विधि की मदद से देखिए, जाकर सॉल्व कर लीजिए। 2y है और ऊपर में 1y है, समीकरण 1 में और 2 में देख लीजिए। इसीलिए हम लोग क्या किए, पहला वाला समीकरण को 2 से गुना किया और दूसरे वाले समीकरण को 1 से गुना किए हैं, ठीक है। 2y प्लस माइनस में है इसलिए कट गया, तो ऐड करने पर तो 7x = 7, x बराबर 1 निकल गया। x का मान बैठा दिए समीकरण 1 में तो 2x + y = 4, तो 2 + y = 4, तो y बराबर 4 - 2 = 2। तो आपके पास सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर। y का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू 1 है, तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन आएगा। 22 नंबर देख लीजिएगा क्वेश्चन, इसमें यह भी क्लास 9 से दिया गया है और इसमें आपको P का ऑर्डिनेट मतलब P का बिंदु को निकालना है, ठीक है। y का वैल्यू को निकालना है, x और y किसी भी बिंदु का रहता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट को बताना है। तो आप जानते होंगे फॉर्मूला, m/n के रेस्पेक्ट में अगर काटता है तो कितना होगा, तो हम लोग मान लिए कि मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष के द्वारा, यहाँ पे ये समझ लेना है x अक्ष के द्वारा P बिंदु पर m/n अनुपात में विभक्त करता है, यहाँ काटता है। और y अक्ष होता तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तब एब्सिसा को निकालते हैं। तब वो यहाँ पे देख लीजिए, तो बैठा लीजिए इसी तरह से कैलकुलेशन। आप फॉर्मूला स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, बैठा लिए, उसके बाद में कैलकुलेशंस कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आप देख लीजिए -4m + 3n = 0, 3n = 4m, तो m/n = 3/4, m/n = 3:4 हो जाएगा। 23 नंबर को देखिएगा, 23 नंबर क्लास 10 से दिया गया है। यह पहला वाला समीकरण से है जिसमें आपके पास मूल दिया गया है और दोनों मूलों की मदद से आपको समीकरण बनाना है। तो दोनों मूल दिया गया है, तो समीकरण बनाने के समय में आपको फॉर्मूला याद रखना है, x² माइनस मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब मूलों का गुणनफल। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, मूलों का योगफल निकालना। 3 + -1/3 को जोड़ दिए तो 8/3 आ गया, 3 3 9, 9 में से 1 गया, 8 8/3 हो गया। मूलों का गुणनफल 3 × -1/3 बराबर -1 हो गया। वैल्यू बैठा दिए, देखिए समीकरण में, तो 3 गुना किया तो 3x² - 8x - 3 = 0। 3 यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, इतना आपको बता देना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर को देखिएगा, इसमें दिया गया है एक अर्धगोलक है, ठोस अर्धगोलक है, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आंसर, उसका सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ। तो जब भी अर्धगोलक की बात की जाती है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, 4/3 πr³ का हाफ, मतलब 2/3 4/3 2/3 4 πr³ घन इकाई, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, इसी से हम लोग कटिंग करके क्या निकालेंगे, एक शंकु बनाएंगे। तो उस शंकु की ऊंचाई जो होगी वह तो इसके व्यास अर्धव्यास के बराबर ही होगा, है ना, यह समझ लीजिए आप। इसीलिए जब आधार का व्यासार्ध हम लोग बोलेंगे शंकु का, तो वो तो आर ही होगा। तो इसलिए जब हम जानते हैं शंकु का आयतन निकालते हैं, जो सबसे बड़ा बनने वाला है 1/3 πr²h, तो h क्या में बदल जाएगा, r में, तो 1/3 πr³
घन इकाई बनेगा। 25 को देखिएगा, यह क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। आप क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम बना लीजिए। पहला काम यह रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए BC हो गया 7√3, पेड़ हो गया AB, उसके बाद में जो कोण बन रहा है एंगल ACB 60 डिग्री, तो 10 एंगल ACB इक्वल टू AB बाई BC, 10 ACB की जगह में 60 डिग्री बैठा दीजिए, जिसका वैल्यू √3 होता है। आपको याद करके रखना होगा, जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उनका जो मान निकाला जाता है चार्ट से। फिर 7√3 को गुना करेगा, साइड में मैंने कैलकुलेशंस करके दिखा दिया है। √3 होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 7 × 3 21 हो गया। तो ये भी बराबर कितना हो गया 21। तो इस तरह से आपके पास बी ऑप्शन सही इसका आंसर हो जाएगा। अब आप 26 नंबर को देखिएगा। 26 नंबर में दिया गया है एक वृत्त है O बिंदु वाला, उसके बाहर में P बिंदु है, और P बिंदु से OB को जोड़ दिया गया और हम लोग इस पर एक जोड़ी स्पर्शक खींचने वाले हैं। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। तो आप अगर जितने भी कंस्ट्रक्शन है उसको देखे हैं, पढ़े हैं, तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। आप अपने बुक का पेज नंबर 231 देख लीजिएगा। 231 को जब निकालते हैं आप, तो वहाँ पे दो तरह का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक 230 में, एक 231 में। तो 231 वाला ही यह क्वेश्चन है, क्योंकि एक जोड़ी आपको स्पर्शक खींचना है। तो आपका पहला काम क्या होगा, जो OP हो गया उसको 2 हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब समद्विभाजित करना है। उसके बाद ही में उसका अर्धव्यास लेकर, उस व्यास को लेके अर्धव्यास बना लीजिएगा और फिर वृत्त खींचिएगा। तो वह वृत्त को जहाँ पे कट करेगा वहीं से स्पर्शक खींचना है ना, P बिंदु से। तो यह होता है मूल तरीका। तो आपके पास सही ऑप्शन हो जाएगा B नंबर, OP को समद्विभाजित करना। समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है स्पर्शक वाला, तो इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर स्पर्शक खींचो या निर्णय का वीडियोस हैं, जाके वीडियोस देखिएगा, सारे कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से समझ जाइएगा। लाइव क्लास में बताया हुआ सारा वीडियोस हैं। आप 27 नंबर को देख रहे हैं। 27 नंबर देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CA बराबर 7.5 सेंटीमीटर, EF बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। और दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के समरूप हैं, ठीक है, तो सदृश है। तो मैंने लिख लिया। तो इसका मतलब हो गया क्या, इसकी भुजाएं भी बराबर होंगी, प्रमेय के अनुसार से आप जानते हैं। दिया गया BC बराबर BC बाई EF, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख लिए 6/8, मतलब 3/4। तो इसको लेकर हम लोग यूज़ किए AB बाई EF इक्वल टू 3/4 बराबर AC बाई DF। तो दो को लेकर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, तो DE बराबर 4/3 इंटू AB हो गया, और AC बाई DF इक्वल टू 3/4, मतलब DF इक्वल टू 4/3 इंटू AC हो गया। अब AB का वैल्यू 9 सेंटीमीटर बैठा दीजिए, और AC का वैल्यू आप 7.5 बैठा दीजिए। को 3 ने जब काटा तो 2.5 मल्टीप्लाई करेगा 4, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 9 को जब काटता है तो 3 इंटू 4 12। अब त्रिभुज DEF की तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। देख लीजिए, DEF और DF जोड़ेंगे तो इसकी परिसीमा निकल जाएगी, जो क्वेश्चन में बोला गया निकालने के लिए। तो 30 सेंटीमीटर हो गया, 12, 8 और 10 जोड़ने से 30 हो गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा D नंबर। 28 नंबर में देखिए, दिया गया है 3 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो 3 वृत्त के केंद्र बनाते हैं। देख लीजिए, तो अगर इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, बहुत बढ़िया ड्राइंग तो हुआ नहीं है मेरे से, फिर भी अगर आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, आप ध्यान से समझ लीजिए। सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हो गई। देख लीजिए, समबाहु हो गया, तो समबाहु त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। 28 नंबर के बाद में 29 नंबर को देखिएगा। यह क्लास 10 का फर्स्ट एक्सरसाइज से ही है, D एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना बराबर मूल है व अल्फ़ा है, कि दोनों मूल बराबर है बोला है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा दोनों हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा दो मूल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/c, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। यह फॉर्मूला है, आपको याद होगा। तो जो समीकरण दिया गया है 1 प्लस m² इंटू x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इक्वल टू 0। इसमें मूलों का योगफल निकालिए, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा
कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए के जगह में कौन है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी के जगह में कौन है 2mc बैठा दिए। बैठाने के बाद में जब कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आपके पास देखिए अल्फ़ा बराबर हो गया 2 कटने के बाद में माइनस एम सी बाई 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया। उसी तरह से अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा है ना, कितना हो गया सी बाई ए, सी के जगह में कौन है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। आप यह सी और वह सी दोनों को तुलना मत कीजिएगा, यह स्टैंडर्ड समीकरण का सी है जिसको मैंने आपको समझने के लिए दिखाया है, और यह सी स्क्वायर इस समीकरण से दिया गया है। लिख लिए, अल्फ़ा का वैल्यू लिख लिए इस साइड में, तो होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर जब हटा रहे हैं तो आप देखिए क्या हो गया, माइनस साइन हट गया, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर, दोनों साइड में 1 प्लस एम स्क्वायर है तो कट गया, तो इस साइड में लेफ्ट साइड में केवल 1 प्लस एम स्क्वायर बच गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर 1 से गुना होने के बाद में जिम करती हूँ, और इस साइड में जब गुना हो रहा है तो 1 गुना किया सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर को, फिर एम स्क्वायर गुना कर रहा है सी स्क्वायर और ए स्क्वायर को। ठीक है, सी स्क्वायर एम स्क्वायर या एम स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया तो लेफ्ट साइड में 0 बच गया, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बच गया इक्वल टू 0। सी स्क्वायर की साइड में ला लिए तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया, तो यह सी स्क्वायर का वैल्यू हो गया। तो आप देख लीजिए आपके समीकरण में कौन सा समीकरण के साथ में ऑप्शन दिया गया है, तो आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन दिया गया है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इस ऑप्शन को आप टिक कर लीजिए, कैसे हुआ क्यों हुआ आपको समझ में आ गया होगा। तो भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा। 30 नंबर जो है वह दिया गया है, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं क्लास 10 का, यह कंस्ट्रक्शन MP 2022 में आने वाला है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन सिलेबस में भी दिया गया है, रिड्यूस सिलेबस में, तो इसको सही से देख लीजिएगा। और जब अंतःवृत्त की बात करी जाती है तो उसमें याद रखना है आपको कि अंतःकोणों का ही संधिभाजन किया जाता है, बाइसेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर तैयार किया जाता है इन सर्कल में, अंत में परिवृत्त में भुजाओं का किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ए होगा, 30 का ए होगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 को, इसमें आप ध्यान से समझना होगा क्योंकि यह 31 क्वेश्चन जो है वह सिमिलैरिटी समरूपता वाला पार्ट से दिया गया है। पेज 2 to 5 में अगर आप चाहें तो किताब को पलट कर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप देखते हैं तो देखकर ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर पूरी वही प्रमेय है। ठीक है, और बोला गया है कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के विकर्ण पर या कर्ण पर जो 90 डिग्री वाला कोण है उससे लंब खींचा गया है, तो बताना है कि दोनों त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के सदृश्य होता है या समरूप होता है। ठीक है, तो आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, ऐसे ही लिखिए जैसे बोर्ड लिखा हुआ आपको दिख रहा है। एंगल ABC समकोण है जिसमें एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है तथा समकोण B बिंदु से AC पर BD लंब है। इसलिए आप पहला 2 लाइन मत लिखिए क्योंकि इससे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब वहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया है BC से। ठीक है, तो BC किससे निकालेंगे, जो दिया गया है साइड उसी की मदद से निकालेंगे। इसीलिए आप एक ही बार में लिखिएगा, 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। त्रिभुज ABD, त्रिभुज CBD परस्पर सदृश हैं, या दोनों सदृश हैं, इस लाइन से आप शुरू कीजिएगा। इसलिए BC बाई CD इक्वल टू AB बाई BD, तो BC इक्वल टू AB बाई BD इंटू CD, वैल्यू बैठा दीजिए 5.7, 3.8 इंटू 5.4। ठीक है, 19 से काट दिए, दशमलव हटाने के बाद में 19 दूना 19 तिया, फिर जो 2 है 2 27 टाइम्स काटा 54 को, तो 2.7 इंटू 3, तो 8.1 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से पूरा प्रमेय है सिमिलैरिटी का, पेज नंबर 2 to 5 में है। इसको आप करते भी हैं, प्रमेय नंबर 11 हम लोग शायद रेफ़र करते हैं इसको, तो आप चाहें तो इस प्रमेय को भी जाकर देख कर समझ सकते हैं क्योंकि यह पूरी उसी प्रमेय के कंसेप्ट पर दिया गया है।
32 नंबर को देखिएगा, यह आपको फिर क्लास 9 में ले जाता है और क्लास 9 में आप एरिथमेटिक मीन निकालते हैं, उसी कंसेप्ट को समझ लेना है, बारंबारता और इसको लेके। तो x लिख लीजिए जो दिया गया है, f को लिख लीजिए और f इंटू एक्स दोनों को गुना करके लिख लीजिए। पूरे f को ऐड कीजिएगा तो 30 हो जाएगा और fx को गुना करके लिखने के बाद में जब आप तैयार करके लिखते हैं, ऐड करते हैं, तो fx इक्वल टू 430 हो जाएगा। तो जो अरिथमेटिक मीन होता है x बार इक्वल टू समेशन ऑफ fx बाई समेशन ऑफ f इक्वल टू 430/30, तो 0 0 कट गया तो 43/3 हो गया। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर को देखिएगा, यह पॉलिनोमियल से फिर दिया गया है और क्लास 9 का क्वेश्चन है। भले आप 10 में है तो क्या हुआ, दिया गया है, आपको सॉल्व करके देना ही पड़ेगा। अगर स्कूल बोलेगा आपको ऑप्शन सॉल्यूशन के साथ में जमा करना है तो जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने केवल आंसर टिक करने वाला ही क्वेश्चन सबसे पहले उसका सॉल्यूशन बनाया है, क्योंकि 9 के क्वेश्चन देना उचित नहीं होता है। केवल 10 का ही क्वेश्चन जब हो रहा है क्लास 10 के लिए, तो 10 का ही क्वेश्चन को ही लेके दिया जाना चाहिए था। दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लें, आपके लिए बेहतर ही है। देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में मान लेते हैं f(x) बराबर इतना, पूरे पॉलिनोमियल को लिख लिए और gx जो गुणनखंड है उसको लिख लिए, उसको ब्रेक कर दिए तो x + 1, इसका 0 निकालिए, x + 1 = 0, मतलब x बराबर -1 और x - 1 = 0, तो x बराबर 1 हो गया। तो आप जानते हैं gx fx का उत्पादक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, आप फिर याद कर लीजिए, फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम, इन सबको याद करके रखना है। तो जब फैक्टर थ्योरम आप पढ़ लिए हैं, याद करते हैं, तो f1 बराबर भी 0 होगा, f - 1 = भी 0 होगा। तो आप f1 को x के जगह में बैठाइएगा तो समीकरण 1 तैयार हो जाएगा, उसी तरह से -1 बैठाइएगा तो समीकरण 2 तैयार हो जाएगा। तो समीकरण 2 में आप देखिए a + c + e बराबर bd हो गया, और यही चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। तो देख लीजिए, c वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा 33। यहाँ पे b + d भी बराबर एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, और आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन बोलता तो b + d बराबर 0 हो जाता, तो आप और आगे बढ़ सकते हैं, किंतु कोई ज़रूरत नहीं, आपको इतना ही तक करके दिखा देना है। a + c + e बराबर bd हो गया, तो ऑप्शन ए को आप चूज़ कर लीजिए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 का मॉडल क्वेश्चन जो है MCQ एडाप्टेशन पैकेज के नाम से है, और इसका मैथमेटिक्स का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं 34 नंबर को। यह क्वेश्चन क्लास 9 से है और आप एक्सरसाइज 19 में देख सकते हैं, पेज नंबर 265 में। इस क्वेश्चन में देख लीजिए, AB दिया गया है और उसमें AP एक बिंदु है, फिर बता दिया गया कि AP और BP बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, P बिंदु उसका मध्य बिंदु है। तो A का बिंदु देख लीजिए, कोऑर्डिनेट्स लिख दिया गया है, B का भी लिख दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि P का जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसको निकालिए। तो P का कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला जो होता है आप जानते हैं, x1 + x2/2 y1/y2/2, ये फॉर्मूला होता है। बस उसको बैठा दिए, x वाले को लिख दिए पास में 3 और -5 को, और जोड़कर लिख दिए तो -1 हो गया। उसी तरह से -4 और 2 को लिख दिए तो -2/2 हो गया, तो -1 तैयार हो गया। तो सही ऑप्शन आपके पास डी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यह दिया गया है, एक क्यूब दिया गया है और उसका सतह बोल दिया गया है कि एस है वर्ग इकाई, और विकर्ण डी दे दिया गया है। तो आपको रिलेशन बताना है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो घन की भुजा मान लिए ए है, तो घन का कर्ण जो होगा वह जानते हैं आप, तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, तो कितना हो जाता है, √3 a इकाई, मतलब a बराबर d/√3 इकाई। समग्र तल का क्षेत्रफल आप जानते हैं 6a² वर्ग इकाई होता है। तो यहाँ पर d का वैल्यू, a का वैल्यू लिख दिए d/√3 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर होने से d² हो गया, और √3 का होल स्क्वायर होने से केवल 3 हो गया। 3 ने 6 को काटा 2 बार, तो s बराबर 2d² हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट्स लिगुड़ी का या MCQ एडाप्टेशन पैकेज क्लास 10 मैथमेटिक्स समझ में आ गया होगा। काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला था, हुआ भी है। आप अपनी स्क्रीन पर जो रेड कलर में देख रहे हैं उसमें केवल आंसर टिक करने के लिए बताया गया था,
क्योंकि मैंने सोचा बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, तब तक आपको आंसर केवल बता दिया जाए, उसको बता दिया गया है। आप इसकी मदद से केवल टिक कर लीजिएगा, और अगर पूरी जानकारी लेनी है, समझ लेना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।